इस वीडियो में हम क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कथा साहित्य का पहला अध्याय बलिदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है, इस कहानी का सारांश आपसे साझा करेंगे। परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बलिदान कहानी का सारांश या कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रेमचंद द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी बलिदान सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। सामाजिक यथार्थ यानी समाज की सच्चाई पर आधारित यह कहानी है। इसका कथानक श्रमिक सामाजिक वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ कृषक परिवार की सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। बलिदान कहानी का सारांश निम्न है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर भी पड़ता है। इसी कारण शक्कर के व्यवसायी हरकचंद कुर्मी का जब कारोबार टूट गया तो उसका नाम हरखू हो गया। कहते हैं कि इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि जो मनुष्य की आर्थिक अवस्था होती है उसका सबसे अधिक असर उसके नाम पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब कोई ऊंचे पद पर होता है तो हम उसके नाम को बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं, परंतु अगर कोई आर्थिक अवस्था से कमज़ोर हो तो ग्रामीण क्षेत्र में हम उसके नाम को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो इसी बात में कहता है कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर भी पड़ता है। इसी कारण शक्कर के व्यवसायी हरकचंद कुर्मी का जब कारोबार टूट गया तो उसका नाम हरखू हो गया। पहले उसके पास कई हल की खेती होती थी, लेकिन अब उसके पास केवल 5 बीघा ज़मीन, 2 बैल और 1 हल की खेती ही है। पहले हरखू वर्ष में 1-2 बार ही बीमार पड़ता था, लेकिन बिना दवा खाए 1-8 सप्ताह में ठीक हो जाता था। अब वह 70 वर्ष का हो चुका था। इस वर्ष बीमार पड़ा तो 1 महीने में भी ठीक न हुआ। यद्यपि उसके पुत्र गिरधारी ने आयुर्वेदिक औषधियों से उसकी चिकित्सा करवाई, लेकिन हरखू ठीक न हुआ। गांव के 1-2 संपन्न लोगों ने उसे अंग्रेजी दवा खाने की सलाह दी, लेकिन अपने जीवन से निराश हरखू ने 5 महीने तक कष्ट भोग कर शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका दाह संस्कार बड़ी ही शान शौकत से किया। हरखू का खेत बहुत ही उपजाऊ था। वह गांव वालों की निगाह पर चढ़ा हुआ था। वे जमींदार को नजराने के लिए बड़ी रकमों की पेशकश कर रहे थे। इसलिए जमींदार ओंकारनाथ ने गिरधारी को 100 रुपये नजराने के लिए कहा। गिरधारी के लिए नजराना देना संभव नहीं था। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही चिंतित थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। जिस खेत के बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वही खेत उसके हाथों से निकले जा रहे थे। वह खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों रोता था। अंततः ओंकारनाथ ने कालिका दीन से नजराना लेकर खेत उसको दे दिया। गिरधारी के घर उस दिन चूल्हा नहीं जला। सुभागी कालिकादीन की स्त्री से आए दिन बहाना ढूंढकर लड़ लेती थी, लेकिन गिरधारी किसी से कुछ नहीं कहता था। 3-4 महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। गांव के लोग अपने खेतों को जोतने बोने की बात करते तो गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। तुलसी बनिया के गिरधारी पर कुछ रुपए बाकी थे। उसने गिरधारी को रुपयों के लिए धमकी दी तो गांव के ही व्यवहार कुशल मंगल सिंह ने उसके बैलों की जोड़ी औने पौने दाम लगाकर 60 रुपये में खरीद ली। जब बैलों को मंगल सिंह ले जा रहा था तो गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब रोया। सुभागी भी खूब रोई। उस रात गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और रात को ही कहीं चला गया। गांव के लोगों ने खूब खोजबीन की, लेकिन उसका पता न चला। अगले दिन सुभागी को गिरधारी बैलों की नाद के पास दिखाई पड़ा। जब वह उसकी ओर चली
तो वह पीछे हटता हुआ अचानक गायब हो गया। दूसरे दिन जब कालिकादीन हल लेकर खेत पर पहुंचा तो उसे गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा दिखाई पड़ा। जब वह गिरधारी की ओर चला तो गिरधारी पीछे हटता हुआ पास के कुएं में कूद पड़ा। गिरधारी 6 महीने से गायब है। उसका लड़का ईंट के भट्ठे पर मजदूरी करता है। उसका गांव में कोई आदर नहीं है। कालिकादीन भी अब गिरधारी के खेतों पर नहीं जाता, क्योंकि अंधेरा होते ही गिरधारी अपने खेतों की मेड़ पर आकर बैठ जाता है और रोता है। गांव वाले अब उधर से गुजरते नहीं और उसके खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं।